नमस्कार, मैं संजय चौधरी फ्रॉम स्माइल कस्ट नेशनल इंटर कॉलेज। मैं आज यहाँ समाजशास्त्र के विषय में बताऊंगी, लेकिन इसके विषय में बताने से पहले ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि समाजशास्त्र को हम किस विधि द्वारा पढ़ाते हैं। बच्चों, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं समाजशास्त्र, ये छोटी क्लास को नहीं पढ़ाया जाता है, बड़ी क्लास को पढ़ाया जाता है। तो इसको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो भी छोटी क्लास से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चों को हम खेल विधि द्वारा पढ़ाते हैं, है ना, ड्राइंग द्वारा पढ़ाते हैं, कुछ पिक्चर द्वारा पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात बड़ी क्लासों की आती है और ख़ास तौर से ऐसे सामाजिक विषयों की बात आती है तो उसमें हमारी ये विधि बदल जाती है। तो इस स्तर पर आने के बाद हमें कोई ना कोई योजना बनानी पड़ती है, एक लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसके विषय में हमें सारी बातें पहले एक प्लान तैयार करना पड़ता है। उसके बाद हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? व्याख्यान विधि, मतलब लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि समय की तो बचत होती ही है। इसमें क्या होता है कि टीचर एक्टिव बना रहता है, क्रियाशील बना रहता है और छात्रों के ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता बढ़ती है। एक इंटरेक्शन रहता है बच्चों के और अध्यापक के मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हम विषयों का अध्ययन करते हैं उसमें व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड ही सबसे ज़रूरी माना गया है। सो वेलकम स्टूडेंट्स, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की सोशियोलॉजी का चैप्टर 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। बच्चों, जो इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके चैप्टर 1 में ये बताया गया है कि हमारी इस पुस्तक में कितने यूनिट्स हैं, कितने अध्याय हैं और किस अध्याय के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है, क्या पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में केवल इतना ही है कि हमारे पास जो इस किताब में हमारी 6 यूनिट है, जिसके विषय में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस बुक में हमारी 6 यूनिट हैं और इन 6 यूनिट में हमें किस यूनिट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये हमारे इसके फर्स्ट चैप्टर में है। तो जो इसकी वास्तव में पढ़ाई शुरू होती है, इसकी चैप्टर 2 से पढ़ाई शुरू होती है, जो है हमारा भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। हम 12th समाजशास्त्र की फर्स्ट बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी हम सेकंड बुक का अध्ययन करेंगे। ये है हमारा यूनिट 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। देखो बच्चों, कुछ भी पढ़ने से पहले उसके विषय में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम इसमें आगे बढ़ें उससे पहले हम जान लें कि जनसांख्यिकी का अर्थ क्या होता है। बच्चों, जनसांख्यिकी का अर्थ होता है जिसमें जनता का वर्णन किया जाए, जनता के विषय में जाना जाए, ठीक है। मतलब जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसांख्यिकी कहा जाता है। मतलब जब हम जनसंख्या का एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, एक वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी कहा जाता है। जनसांख्यिकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है और जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, डेमोस और ग्रेफिन, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो डेमोग्राफी का अर्थ होता है जनता का वर्णन, मतलब जनता के बारे में बताना, व्याख्या करना, ठीक है। जनता के बारे में व्याख्या हम कैसे करेंगे? जनता कह के तो व्याख्या नहीं हो सकती। तो जनसंख्या के अंतर्गत क्या आता है? जन्म, मृत्यु, लिंगानुपात, शहरी, ग्रामीण, नगरीय संरचना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आयु संरचना, ये सब क्या है? ये जनसंख्या से जुड़ी हुई बातें हैं जो जनसंख्या को समझने में बहुत ही ज़रूरी तत्व माने जाते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन हम करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? जन्म और मृत्यु के माध्यम से, लिंगानुपात स्त्री पुरुष के माध्यम से,
प्रवास के माध्यम से, नगरीय और ग्रामीण तौर पर। ठीक है, तो जनसंख्या का सीधा सीधा जनसांख्यिकी का अर्थ हमारे सामने आता है वो जनसंख्या का ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जिसमें हम जनता का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें जनसांख्यिकी के प्रकार। जनसांख्यिकी के प्रकार, ठीक है, जनसांख्यिकी के प्रकारों को हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कुछ आंकड़े नहीं हो जाते। वो आंकड़े हम किस माध्यम से एकत्र करते हैं बच्चों? हम जनगणना के माध्यम से एकत्र करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर जनसांख्यिकी के हमारे दो प्रकार हो जाते हैं, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी में हम क्या करते हैं? हम उसके जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के आकार से मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, किस लिंग के व्यक्ति ज़्यादा है, स्त्री पुरुष ज़्यादा है, स्त्री ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है, आयु संरचना कितनी है। आयु संरचना से मतलब किस उम्र के व्यक्ति ज़्यादा हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा हैं। ठीक है, लगभग कितनी आयु के लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो जनता का आकार है उसके बारे में जानना आकारिक जनसांख्यिकी कहलाता है। इसके बाद आता है सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी में जो हमारी जनसंख्या है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, ठीक है, वो सामाजिक तौर पर कैसा है, राजनीतिक स्थिति उसकी कैसी है और आर्थिक व्यवस्था उसकी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हम जानते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी में जानते हैं। लेकिन आकारिक जनसांख्यिकी या सामाजिक जनसांख्यिकी को हम बिना जनगणना के नहीं कर सकते। तो जनगणना जो होता है वो हमारा, जब जनगणना के माध्यम से हमारे आंकड़े इकट्ठे होते हैं तभी हम जनसांख्यिकी के अर्थ को अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे आप सपोज करिए, अब सरकार को किसी भी देश को चलाने के लिए कोई स्कीम लागू करनी है, तो स्कीम ऐसे ही लागू नहीं की जा सकती। कैसे स्कीम कैसे लागू होगी? स्कीम लागू करने के लिए, कोई भी योजना शुरू करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे देश में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, हमारे देश में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, कितने नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, किस उम्र के लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको ध्यान में रख के ही कोई योजना चलाई जाती है। क्योंकि जिन आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी उन्हीं की तो पूर्ति होगी और उन्हीं की योजना चलेगी। लेकिन उसके लिए उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और ये किसके माध्यम से होता है? ये जनगणना के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जनगणना जनसांख्यिकी का कह सकते हैं कि एक आधार है, एक बेस है। बिना जनगणना के हम जनसांख्यिकी को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें आते हैं आपके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। देखो बच्चों, इसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में, वो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत। जो थॉमस रॉबर्ट माल्थन हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्योंकि ये सिद्धांत उन्होंने ही आगे बढ़ाया, इसलिए उन्हें ही इसका प्रतिपादक कहा जाता है। इस सिद्धांत में माल्थस ने बताया है कि जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादा अति जनसंख्या गरीबी की सूचक होती है। ठीक है, और ये अनेक बुराइयों का दूसरा नाम होता है। वो कहते हैं कि जनसंख्या की जो बढ़ोतरी होती है वो डबल, दुगनी तौर पर चलती है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से वो चलती है। क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने का जो क्रम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन जनसंख्या के साथ साथ जो हमारे संसाधन होते हैं, यानी कि एक जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा और बहुत सारी आवश्यकताएं, वो उस तेज़ी के साथ नहीं बढ़ पाती हैं जिस तेज़ी के साथ जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो क्या होता है, उनके अनुसार वो कहते हैं कि हमारी जो व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति है वो गरीबी तौर पर बनी रहती है और हमेशा वो आर्थिक
तौर पर वो परेशानी का शिकार ही बना रहता है। ठीक है, तो इसमें इनका जो ये सिद्धांत है ये बहुत ही कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और माना भी गया है कि इसी आधार पर ये चलता है। और वो कहते हैं कि संसाधनों का विकास उस आधार पर नहीं होता, उतनी तीव्र गति से नहीं होता जितनी तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे संसाधन 1, 2, 3, 4, 5 के रेशियो में बढ़ते हैं, इस क्रम से वो संसाधन या कोई भी उत्पादन हमारा जो होता है वो इस आधार पर होता है। लेकिन जनसंख्या की बढ़ोतरी दुगने और तिगने रेशियो से होती है। ठीक है, तो जो जनसंख्या वृद्धि के संबंध में इनका सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद इन्होंने बताया स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात क्या होता है? स्त्री पुरुष अनुपात होता है बच्चों 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात या स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। जैसे जो भारत में जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। ठीक है, ये जो अनुपात है हमारा ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अब हमारा स्त्री अनुपात क्या होगा, स्त्री और पुरुष का अनुपात आगे क्या होगा, वो 2021 की जनगणना के माध्यम से हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हमारा अनुपात है 2011 के अनुसार वो है 1000 पर 943 स्त्रियां। ठीक है, अब आती है हमारी भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, देखो बच्चों, आप जानते हैं जो चीन है वो जनसंख्या के मामले में विश्व का नंबर 1 देश है। ठीक है, लेकिन भारत में जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से बहुत ही कम समय में ये विश्व का नंबर 1 देश होगा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो इसे ही हमारी जनसांख्यिकीय संरचना कहा जाता है, यानी कि हमारे जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कितनी जनसंख्या हमारे देश में है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत आता है वो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत आता है। ठीक है, इसको 3 स्तरों पर समझाया गया है कि जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को 3 भागों में या स्तरों में विभाजित किया गया। इसमें जो प्रथम स्तर है वो है कि व्यक्ति पिछड़ा होता है, गरीब होता है, जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है और जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से नहीं लेकिन होती रहती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्तर आता है कि उनकी जो गरीबी है उसमें सुधार है, वो उन्नति की दिशा में है और व्यक्ति शिक्षित है तो जन्म दर और मृत्यु दर पर थोड़ा नियंत्रण है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती जाती है। ठीक है, अब इसका तीसरा जो स्तर आता है वो है कि जो पिछड़े और गरीब हैं वो विकसित हो चुके हैं। जब वो विकसित हो चुके हैं और वो शिक्षित हैं तो उनका शैक्षणिक ज्ञान भी बढ़ जाएगा और तकनीकी विकास भी उनका हो जाएगा। तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो जाएगी तो क्या होगा, देश का विकास हो जाएगा, व्यक्ति का विकास हो जाएगा। इसे ही जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आता है सामान्य कल्पनाएं एवं संकेतांक। बच्चों, सामान्य कल्पनाएं एवं संकेतांक में होता है कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। जो जन्म दर होती है वो होती है प्रति 1000 एक साल में जन्मे प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बच्चों की संख्या, कि जो एक साल में 1000 बच्चे जन्मे हैं उन पर जीवित बच्चे कितने हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर प्रत्येक वर्ष में प्रति 1000 पर मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जन्म दर और मृत्यु दर ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके पढ़ने के लिए, आपके याद करने की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको ज़रूर याद करें। उसके बाद आता है हमारा प्रतिस्थापन स्तर। प्रतिस्थापन स्तर बच्चों, प्रतिस्थापन स्तर एक स्टेज होती है जनसंख्या की, वो आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए
कि आपके किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, उसमें से काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, लगभग 50 लोग करीब ऐसे होंगे जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, ठीक है, और लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अब कितने व्यक्ति बचे? वो बचे 50 व्यक्ति, ठीक है। लेकिन लगभग एक सीमित समय में वहाँ 40 से 50 बच्चों का जन्म भी हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आंकड़ा था वो दोबारा से वहीं आ गया, यानी कि 50 लोगों की मृत्यु होने के पश्चात भी हम फिर से ऊपर आ गए, क्योंकि 50 बच्चों का जन्म हो गया। तो ऐसी जो स्थिति को कहते हैं जहाँ पर लगभग बराबर बना रहता है, मृत्यु दर और जन्म दर बराबर बनी रहती है, ऐसी स्थिति को हम कैसे कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर की स्थिति। ऐसी स्थिति हमारी प्रतिस्थापन स्तर की स्थिति होती है, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको उसको जो बहुत इसका सार था उसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों, ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको सेकंड चैप्टर के बुक के मैंने नोट्स भी दे दिए हैं, आप देख रहे होंगे, है ना। ये सभी मैंने बुक्स के इसके साथ नोट्स भी डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें कुछ इससे संबंधित हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चंस, ये हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने दिए और जो क्वेश्चन इस बुक में हैं, ठीक है, वो सभी आपको करने हैं। जो इस बुक के नोट्स हैं उसके ज़रिए और जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ इसके ज़रिए आप ये वाले बुक के क्वेश्चन और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन हल करें, ठीक है। और जब हल हो जाएंगे तो आप मुझे व्हाट्सअप करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर कराऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।